हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनएमसीजी एंड नमामि गंगा प्रोग्राम। एनएमसीजी का मतलब आप समझ सकते हैं, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो आइए देखते हैं कि ये खबरों में क्यों है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है और नमामि गंगा प्रोग्राम क्या है और क्या क्या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो चलिए सारी चीजें कवर करते हुए लाइन से देखते हैं। Recently, the Union Minister of Jal Shakti chaired the 10th meeting of the Empowered Task Force of the National Mission for Clean Ganga। अभी हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अधिकार प्राप्त कार्यबल यानी कि जो एम्पावर्ड टास्क फोर्स है उसकी 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। एज अ पार्ट ऑफ इट्स फ्लैगशिप नमामि गंगा प्रोग्राम, द यूनियन गवर्नमेंट has shifted its focus for improving sanitation to conservation, tourism and economic development of गंगा रिवर। अगर हम बात करें तो जो ये अध्यक्षता की गई उसके बाद जो बातें डिस्कस की गई उसके बाद जो परिणाम निकला है उसमें इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अब हम गंगा नदी के जो भी स्वच्छता में सुधार से रिलेटेड कार्यक्रम थे उसके बजाय अब हम लोग साथ ही साथ नदी के संरक्षण, पर्यटन और आर्थिक विकास पे भी अपना फोकस करेंगे। तो ये फाइनली निकला है इस मीटिंग का हल। उसके बाद बात करें कि गंगा नदी जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा क्रिस्प में आपको बता दे रहा हूँ कि जो ये सोर्स होता है गंगा नदी का वो होता है गंगोत्री ग्लेशियर। ये पहले भागीरथी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद जब इसमें अलकनंदा नदी मिल जाती है उसके बाद इसे हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी सबसे पहले मैदानी इलाकों में आपके जो उत्तराखंड है हरिद्वार में यहाँ पे सबसे पहले मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा। उसके बाद ये जो अलकनंदा और भागीरथी मिलती है वो देवप्रयाग में मिलती है। उसके अलावा भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको मैं ज्योग्राफी में क्लियर करूंगा। उसके बाद गंगा नदी यहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर प्रवाहित होती है। उसके बाद यहाँ पे आप कानपुर सिटी देख सकते हैं, इसी पे है। और यहाँ से होती हुई बे ऑफ बंगाल में अपना जल प्रवाहित कर देती है। ठीक है, उसका मुहाना वहाँ पे है और यहीं पे सुंदरवन डेल्टा भी पाए जाते हैं। और यह जैव विविधता के तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। सबसे इंपॉर्टेंट जो उसके बाएं तरफ से मिलती है नदियाँ वो है, जैसे कि आप समझ सकते हैं घाघरा है और उसके बाद गोमती, रामगंगा, गंडक और ये कोशी नदी। तो ये सारी नदियाँ उसके बाएँ तट से मिलने वाली बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। उसके बाद अगर हम इसके राइट साइड से बात करें, जो यमुना है वो है और सोन नदी है और दामोदर नदी। ये सारी नदियाँ जो दाहिने तरफ से इसके मिलती हैं, दाहिने तट पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं इसको। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म वर्किंग ऑन अ कम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म सर्किट्स अलोंग गंगा इन लाइन विथ अर्थ गंगा। जैसे कि पर्यटन मंत्रालय ने अर्थ गंगा के अनुरूप गंगा के किनारे पर्यटन सर्किट के विकास के लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रहा है। तो जो भी एक एक अर्थगंगा जो है प्रोग्राम उसके तहत जो गंगा के किनारे सारे जो पर्यटन सर्किट्स हैं उनमें डेवलपमेंट के लिए पर्यटन मंत्रालय कार्य कर रहा है। उसके बाद अगर अर्थगंगा की बात करें तो अर्थगंगा का जो तात्पर्य है गंगा से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ-साथ एक सतत विकास मॉडल है। जो अर्थगंगा है उसका मतलब ये है। उसके बाद अगर अगली बात करें, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसके हिस्से के तौर पे गंगा नदी के किनारे 75 शहरों में प्रदर्शनियों और मेलों का आयोजन किया जाएगा। यानी कि जो भी यहाँ पे एग्ज़िबिशन होते हैं और जो फेट होते हैं, ये सारे आयोजित किए जाएँगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स अंडरटेकिंग वेरियस स्टेप्स टू बिल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग कॉरिडोर अलोंग गंगा रिवर। तो जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, उसने गंगा नदी के किनारे जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के गलियारों के निर्माण के लिए कई कदम उठा रहा है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके साइड साइड में जो जैविक कृषि होती है, उसको अपडेट करने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इको एग्रीकल्चर बीइंग प्रमोटेड बिसाइड्स एफर्ट ऑफ इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी इन गंगा विलेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स। अगर बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की, तो उनके द्वारा गंगा गांवों में जल उपयोग दक्षता में सुधार के प्रयासों के अलावा पर्यावरण कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स फोकसिंग ऑन मैपिंग ऑफ अर्बन ड्रेन्स एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट इन गंगा टाउन्स अंडर एसबीएम 2.0 एंड अमृत 2.0। जैसे कि आवास और शहरी कल्याण मंत्रालय ने अपने जो एसबीएम होता है, यानी स्वच्छ भारत मिशन है, उसका जो सेकंड फेज है जो ग्रामीण से रिलेटेड रहता है, जैसे एसबीएम आप ब्रैकेट में देखते होंगे ग्रामीण, तो इसके अंतर्गत यहाँ पे और साथ ही साथ अमृत 2.0 के तहत शहरी नालों की मैपिंग और गंगा शहरों में ठोस और तरल कचरों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है और जो लिक्विड जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है उस पे भी ध्यान दे रहा है, जो कि स्वच्छ भारत मिशन सेकंड फेज और अमृत 2.0 मिशन के तहत आवास और शहरी मंत्रालय इस पे फोकस कर रहा है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज म्यूलिंग स्केलिंग अप ऑफ एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज इन द गंगा बेल्ट एंड अ डिटेल्ड प्लान टू टेक प्रोजेक्ट डॉल्फिन फॉरवर्ड इज आल्सो अंडरवे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय गंगा बेल्ट में वनीकरण गतिविधियों को बढ़ाने और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को आगे बढ़ाने की एक विस्तृत योजना पर कार्य कर रहा है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि ये सारे प्रोग्राम जो गंगा रिवर है उससे सारे रिलेटेड हैं और उसके लिए जो जो भी काम किए जा रहे हैं उसको बताया जा रहा है।
तो आप ये सारी चीज़ें याद रखिएगा कि डॉल्फिन प्रोजेक्ट भी है इसमें, और ये एसबीएम 2.0 क्या है और अमृत 2.0 क्या है, ये सारी चीज़ें मिलके ये गंगा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखते हैं कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर रिजनरेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, आल्सो नोन एज द नेशनल गंगा काउंसिल। इसे गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसे राष्ट्रीय गंगा परिषद भी कहा जाता है। अगर इस मिशन की बात करें कि ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये एस्टेब्लिश किया गया था 12 अगस्त 2011 में, यानी 12 अगस्त 2011 में ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के द्वारा इसे एस्टेब्लिश किया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा। ये जो मिशन है, उसमें मौजूदा एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का पुनर्वास किया जाएगा। यानी कि इसको रिहेबिलिटेट करना है, यानी पुनर्वास करना है, और साथ ही साथ इसको बढ़ावा देना है, ठीक है? कि जो भी एसटीपी होते हैं, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, जो हमारे नाले और ये सारी चीज़ें हैं, सीवेज जो रहते हैं, उनको सही तरीके से मैनेज किया जाना, वो कहाँ पे, किस जगह पे बाहर जा रहे हैं, किस जगह पे प्रवाहित हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना, उसको बनाना और उसको अच्छे तरीके से बढ़ावा देना, ये इस मिशन में शामिल है। और साथ ही साथ सीवेज के जो इनफ्लो होता है, उसकी जाँच करना, और रिवर फ्रंट पे जो इसका एग्ज़िट पॉइंट्स हैं, उसको भी ध्यान रखना, वहाँ पे प्रदूषण ना होने पाए, ये सब चीज़ें ध्यान रखना, उनको रोकने, और जो प्रदूषण होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट कदम हैं, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट आपके स्टेप्स हैं, उन पे फ़ोकस करना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द वाटर फ्लो विथआउट चेंजिंग द नेचुरल सीज़न वेरिएशन, यानी प्राकृतिक मौसम में बदलाव किए बिना जल प्रवाह की निरंतरता बनाए रखना, ये भी इसका कार्य है, ये भी इसका उद्देश्य है। टू रिस्टोर एंड मेंटेन द सरफेस फ्लो एंड ग्राउंड वाटर, यानी कि सतही प्रवाह और भूजल को सही तरीके से बहाल रखने के लिए एक बेहतर कदम उठाया जाना भी इसके उद्देश्य के अंतर्गत आता है। टू रिजेनरेट एंड मेंटेन द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द एरिया, यानी कि जो भी इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, उनको पुनर्जीवित करने का कार्य और इनको सही तरीके से बनाए रखने का काम भी इसके अंतर्गत आता है। टू कंजर्व एंड रीजनरेट द एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी एज वेल एज द रिपेरियन बायोडायवर्सिटी ऑफ द रिवर गंगा बेसिन, जो भी इस जो भी ये गंगा नदी बेसिन है, उसके जो जलीय क्षेत्र विविधता है, यानी कि जो भी एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी है, उसके साथ ही साथ जो इसके तटों पे जैव विविधता है, यानी कि बायोडायवर्सिटी है, उसको संरक्षित करना, यानी उसको प्रोटेक्ट करना और उसको पुनर्जीवित करना, यानी रिजेनरेट करना, इसका एक उद्देश्य है। ये भी आप याद रख सकते हैं। टू अलाउ पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन, रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर, यानी कि जो भी हमारे देश में जो लोग हैं, उनको भी, जो गंगा रिवर के साइड में जो भी लोग वहाँ पे निवास करते हैं, उनको भी इस पहल में साथ देने के लिए, उनको बढ़ावा देना, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये सारे कार्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि जब सभी लोग जो, जैसे कि एक लोगों के करने से ये कार्य नहीं हो पाएगा कि नदी इतना बड़ा रिवर सिस्टम है, उसके बाद जब तक हम लोग खुद भी जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये सारी चीज़ें संभव नहीं हो सकती हैं। तो इसका कार्य ये भी है कि जैसे कि जागरूकता फैलाए और इसके कायाकल्प और प्रबंधन में जो जनता की भागीदारी है, उसको भी सुनिश्चित करे। यानी उनको भी अनुमति दे कि आप इन सब कार्यों में अपना संलग्न हो सकें। व्हाट इज़ नमामि गंगा प्रोग्राम, यानी नमामि गंगा प्रोग्राम क्या है? इसके बारे में समझते हैं। नमामि गंगा प्रोग्राम इज़ एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014 to accomplish the twin object of effective abandonment of pollution and conservation and रिजनरेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा। नमामि गंगा जो प्रोग्राम है, जैसे पूरी तरीके से जैसे सुरक्षा रखना चाहिए, उस तरीके से एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पे अनुमोदित किया गया था, जिससे कि जो पॉल्यूशन है, उसको पूरी तरीके से जड़ से खत्म किया जा सके और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए दोहरे उद्देश्य को पूरा करना था। यानी कि जो भी प्रदूषण है, उसको भी खत्म किया जा सके, और जो गंगा नदी का संरक्षण है, उसको भी पूरी तरीके से निभाया जा सके। इसके लिए ये दोनों उद्देश्य के साथ नमामि गंगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, नमामि गंगा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि ये कब, किस ईयर में स्टार्ट किया गया था? तो आप याद रखिएगा कि ये जून 2014 में स्टार्ट किया गया था। आप में ऑप्शन दे देते हैं कि 2014 और 2015, एकदम आस-पास के देते हैं कि जिससे आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ, और 2016 और 2000 आपका दे देते हैं 12। तो आप कन्फ्यूज़न में, जैसे कि आप एकदम क्लियर नहीं जानेंगे, तो आप इसको गलत कर सकते हैं, इसलिए आपके ईयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन दे देते हैं। और आप में ये भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, नमामि गंगा प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो आप ये याद रखिएगा, जो भी पॉल्यूशन है उनको खत्म करना, और इसके कंज़र्वेशन के लिए और रिजर्वेशन के लिए मेनली इसमें फ़ोकस्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगर हम इसके मिनिस्ट्री की बात करें कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो वो है मिशन ऑफ जल शक्ति। ये मिनिस्ट्री हो गई, और डिपार्टमेंट की बात करें कि ये किस डिपार्टमेंट के अंडर में ये कार्य किए जाते हैं, ये प्रोग्राम किस डिपार्टमेंट के अंदर है, तो उसकी बात करें तो वो वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन इसके इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। यह जो कार्यक्रम है वो एनएमसीजी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और जो भी राज्य के समकक्ष संगठन है, यानी कि स्टेट काउंटर पार्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा इसको रन कराया जा रहा है।
इसमें जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल के तौर में देखा जाए, तो जो भी कार्यक्रम प्रबंधन समूह होते हैं, यानी कि एसपी, एमजीज़ जो होते हैं, उनके द्वारा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। नमामि गंगा चरण सेकंड की बात करें तो 2021 से 2026 तक का है और उसमें राज्य परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने और गंगा की सहायक नदियों यानी ट्रिब्यूटरीज़ को जो उनसे ट्रिब्यूटरीज़ बिलॉन्ग करती हैं, उनके जो आस-पास शहर हैं, उनकी परियोजनाओं के विश्वसनीय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे देरी कम होगी। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से डेवलप की गई हैं कि सारा कार्य तेज़ी से हो भी जाए और जो इसमें डिले होने के चांसेस हैं, वो भी दूर हो सकें क्योंकि इतने लोग साथ में मिलके कार्य करेंगे, तो ये जो इनका लक्ष्य है, वो जल्दी से पूरा हो सकेगा। और नमामि गंगा प्रोग्राम का एक और इसका मोटिव है, जैसे कि जो छोटी नदियाँ होती हैं, जैसे कि जो स्मॉल रिवर्स होती हैं, उनको और जो भी हमारे आर्द्र भूमियाँ होती हैं, यानी कि जो वेटलैंड्स होते हैं, उनके पुनरुद्धार के लिए, यानी उनके रिवाइवल के लिए भी इस प्रोग्राम के तहत इस पे ध्यान दिया जा रहा है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि इसका कार्य ये भी है कि छोटी नदियाँ और जो आर्द्र भूमियाँ यानी वेटलैंड्स हैं, उनके भी पुनरुद्धार के लिए ये कार्य करेगी। अगर फ्यूचर की बात की जाए तो प्रत्येक गंगा जिले को कम से कम 10 आर्द्र भूमियों के लिए वैज्ञानिक योजना, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, उनको बनाना रहेगा और स्वास्थ्य कार्ड भी विकसित करना रहेगा। उपचारित जल और अन्य उप उत्पादों के पुनः उपयोग के लिए नीतियाँ अपनानी होंगी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। अब इनके स्तंभ की बात करें, यानी कि जो पिलर्स हैं इसमें, उसकी बात करें, तो कि इनका इम्पोर्टेंट क्या-क्या पिलर्स हैं, किस-किस चीज़ों पे फोकस ज़्यादा रखते हैं। तो सबसे पहला है सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी सीवेज उपचार के लिए अवसंरचना है, वो सबसे पहला है आपका। उसके बाद रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। आप देखते होंगे गंगा रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट, ये सारी चीज़ें आप सुनते होंगे। तो जो भी जहाँ से रिवर निकलती है, उसके आस-पास के क्षेत्रों में अच्छे तरीके से उसको डेवलप करना, उसको मतलब एक बहुत अच्छा रिजोनेट कर देना कि जहाँ से आपका पर्यटन सुविधा भी हो सके और लोग आ जा सकें। वहाँ पे कई सारी चीज़ें डेवलप की जाती हैं, जो रिवर फ्रंट पे। आपके जो नौका विहार होते हैं, वो भी किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं। उसके बाद रिवर सरफेस क्लीनिंग, जो आपकी नदी सतह की सफाई है, नदी की सतह की सफाई, बहुत सारी गंदगी आ जाती है, उसको सफाई करना इसका थर्ड पिलर है। उसके बाद बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, इसका फोर्थ पिलर है। उसके बाद अफॉरेस्टेशन यानी वनीकरण। वनीकरण जैसे कि वन की कटाई बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें वन को बढ़ाना है, ये भी इसके एक स्तंभ के तौर पे देखा जाता है। उसके बाद बात करें पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि जो जन जागरण है, जब लोग जागरूक होंगे तभी ये कार्य अच्छे तरीके से किया जाता है, तो ये भी एक इसका पिलर तौर पे देखा जाता है। तो पब्लिक अवेयरनेस हो गया, उसके इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस मॉनिटरिंग यानी औद्योगिक प्रवाह निगरानी, ये भी है इसका एक पिलर। और लास्ट पिलर है गंगा ग्राम, यानी कि जो भी गंगा ग्राम है वो भी इनके इनमें इंक्लूड है पिलर्स में। तो आप इसको याद रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल मिला के टोटल 8 पिलर्स हैं। आप इनको याद रखिएगा। कभी-कभार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि इनमें से गंगा जो नमामि गंगा प्रोग्राम है, उसका कौन-सा पिलर नहीं है? तो इसमें 3 पिलर्स दे देते हैं, उसके बाद एक बाहरी लिख देते हैं, जो कि आपको इससे मिलता-जुलता रहता है। तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आप एक बार इसको सरसरी निगाह से देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं कि इसके साथ और क्या-क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो इसमें है गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान है, इट वाज़ द फर्स्ट रिवर एक्शन प्लान दैट वाज़ टेकन अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 1985 टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी बाय द इंटरसेप्शन, डायवर्जन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज। जो ये आपका गंगा कार्य योजना है, गंगा एक्शन प्लान है, वो सबसे पहली कोई रिवर एक्शन प्लान योजना है। वो 1985 में इसका स्टार्ट किया गया था, ठीक है? इसके लिए जो मिनिस्ट्री है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और इसका उद्देश्य था कि इम्प्रूव करना था वाटर क्वालिटी बाय इंटरसेप्शन, यानी कि अवरोधन के द्वारा जो भी वाटर क्वालिटी है, उसको बढ़ावा देना और उसके बाद डायवर्जन, मोड़ और उपचार, यानी कि मोड़ एंड ट्रीटमेंट यानी उपचार और डोमेस्टिक सीवेज यानी कि जो भी सीवेज में जो पानी आता है उसको स्वच्छ करना, उसको मोड़ को निर्धारित करना और उसका ट्रीटमेंट करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है? तो उसका ये उद्देश्य था जो 1985 में स्टार्ट किया गया था। अगर बात करें राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की, तो वो गंगा एक्शन प्लान का ही एक विस्तार है और इसका उद्देश्य एक्शन प्लान चरण सेकंड के लिए जो गंगा एक्शन प्लान चरण सेकंड है, उसके तहत गंगा नदी की सफाई करना है। तो आप ये याद रखिएगा, इसका फेज़ सेकंड चल रहा है और उसके तहत इसमें ये बताया जा रहा है कि उसकी सफाई करना इसका उद्देश्य है। अब ये अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से सुनें, जो नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी, इट वाज़ फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 2009 अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यानी कि जो भी एक एक्ट था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके सेक्शन 3 के अंतर्गत इस अथॉरिटी का डेवलपमेंट किया गया 2009 में और इसी ने जो हमारी गंगा नदी है, उसको राष्ट्रीय नदी के तौर पे घोषित किया था। तो आप इसको याद रखिएगा। क्लीन गंगा फंड की बात करें, तो 2014 में इसका गठन किया गया और इसका उद्देश्य गंगा की सफाई, अपशिष्ट उपचार, यानी कि जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है, उसके संयंत्रों की स्थापना करना और नदी की जैविक विविधता को, यानी कि जो नदी है, उसके बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए किया गया था। जो भी फंड होते हैं, इन सब कार्यों के लिए, वो इस कोष में जमा किए जाते हैं। अब बात करते हैं भुवन गंगा वेब ऐप। इस ऐप की बात करें तो यह गंगा नदी में प्रवेश करने वाले प्रदूषण की निगरानी में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है, पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करता है, जो भी नॉर्मल पीपल हैं, उनकी।
जो भी अपशिष्ट निपटान पर प्रतिबंधन है, तो उसको 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है, उसने गंगा में किसी भी कचरे के निपटान पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये उससे रिलेटेड है। तो 2017 में आप याद रखिएगा कि अपशिष्ट निपटान प्रबंधन यानी बैन ऑन वेस्ट डिस्पोजल को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया था। तो कुल मिला के नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और जो भी नमामि गंगा प्रोग्राम था, उसके लिए हम लोगों ने डिटेल में एक होलिस्टिक तरीके से पढ़ाई कर ली है और समझ में आ गया है कि हाँ, मोटा-मोटा क्या-क्या चीज़ें हैं और किस-किस तरीके से इसमें पहल की जा रही है कि जिससे कि गंगा नदी का सुरक्षा हो सके और गंगा नदी के जो भी आस-पास के जिले हैं या फिर आस-पास के शहर हैं, वो भी इनमें साथ देके इसको और अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें। तो उसके लिए क्या-क्या पिलर्स हैं और क्या-क्या पहल किए गए हैं पहले और कब इसके लिए जो गंगा नदी है उसको नेशनल रिवर घोषित किया गया था और कौन-कौन से मिनिस्ट्री उससे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ ली हैं। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और नॉर्मल पीपल भी अगर इसको देख रहे हो, तो आपको एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी कि गंगा नदी के लिए क्या-क्या किया जा रहा है और किस लेवल पे हमारा इस टाइम पे पोज़ीशन है। अगर आप गंगा नदी के आस-पास रहते हो, तो वहाँ पे आप इस स्थिति को देख के आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। आपके लिए एक ऐप भी है, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।